हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो क्लासेस में हमने पैसिव वॉइस के आठों सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में कुछ मुख्य क्रियाएं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस के अंदर, उन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्ट जैसे देम, अस, पीपल, पुलिस, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमारा एक सेंटेंस रह रहा था जिसे इम्परेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो आज हम उस इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें से कभी कभार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोर्ड की परीक्षा में अगर 7 सेट बनाए जाते हैं अपनी यूपी बोर्ड की परीक्षा में पेपर के, तो उन 7 सेट में से 2 सेटों में ज़रूर इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग के लिए एग्जामिनर प्रश्न दे देता है। तो इस वीडियो क्लासेस में हम इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं। तो जैसे हमारा इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस है जिसमें कर्ता ना दिया हो, सीधे ऑब्जेक्ट पर ही क्रिया का प्रभाव दिखाया गया हो, है ना। जैसे हमने जाना पिछली कक्षा में 9th में हम पढ़े हुए हैं कि दरवाज़ा खोलो, अंदर आओ, वहाँ मत जाओ, उसे पकड़ो, उसे मत जाने दो, मुझे पानी पीने दो, यहाँ मत दौड़ो, दरवाज़ा खोलो, गिलास उठाओ, हिंदी किताब निकालो। ये सारे वाक्य कौन से होते हैं, हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के होते हैं। और जब इनकी हम इंग्लिश बनाते हैं तो वो भी बहुत सरल होती है। सीधे मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसा कर देते हैं। जैसे कि हमें वाक्य लिखना है बाहर जाओ, तो कितना सिंपल है इसकी इम्परेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना। बाहर जाओ तो पहले क्रिया को उठा लाओ, गो, कहाँ बाहर, तो आउटसाइड, बाहर जाओ। यहाँ मत बैठो या अंदर मत बैठो निगेटिव होता था तो क्या करते थे, है ना, तो मत की अंग्रेजी आगे ले आते थे, डोंट सिट। यहाँ है तो हियर, डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, है ना। मुझे जाने दो तो मुझे जाने दो। ये दो वाले वाक्य होते थे, दो की क्रिया का प्रयोग किया जाता। दो माने देना, क्रिया को देना, जाने देना यानी काम को करने देना। तो काम को करने देने की अंग्रेजी क्या होती है, लेट होती है ना। इस बात को भी पता होगा, नहीं पता। जैसे मैं जो कहता देना, एक होता है किसी वस्तु को देना, किसी वस्तु को, तो उस देने की अंग्रेजी क्या होती है हमारी, गिव। और एक होती है क्रिया को देना, देना किसे, क्रिया को, वर्ब को, तो देने की अंग्रेजी क्या होती है, लेट। लेट माने भी देना होता है, गिव मीन्स भी देना होता है। लेकिन गिव माने जो देना होता है उसका मतलब होता है किसी वस्तु को देना। मुझे 2 रुपये दो, मुझे 5 रुपये दो, है ना, मुझे एक किताब दो। तो ये जो देना होता है, तो ये देना हमारा कौन सा होता है, गिव वाला देना। और मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे हंसने दो, उसे हंसने मत दो, है ना। तो क्रिया को करने देना या क्रिया को करने ना देना, उस वाले देने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हम लेट लगाते हैं। तो मुझे जाने दो, तो पहले ये वाली क्रिया लगेगी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, लेट। किसे, मुझे, क्या काम करने मत दो, गो, क्या काम करने दो, गो, जाने दो, है ना। उसे हंसने दो, उसे हंसने दो, तो क्या लगा देंगे, लेट। फिर किसे, उसे, हिम लगा दो या हर लगा दो, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। पता नहीं चल रहा तो किसका प्रयोग करना सही रहेगा, हर भी नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, किसका प्रयोग सही रहेगा, हिम का। जब पता ना लग पाए कि मैस्कुलिन जेंडर है फेमिनिन जेंडर, तो हम किसे प्रधानता देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को, अर्थात हम पुरुष समझते हुए वाक्य में प्रयोग करते। तो लेट हिम। और किसे, हंसने, हंसने की अंग्रेजी लाफ, LAUGH, लाफ। तो लेट हिम लाफ, तो लेट हिम लाफ हो जाएगा, उसे हंसने दो। तो आइए, तो इसे इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं कि पहले क्रिया को आगे लाते हैं, फिर उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो क्रिया हम आगे लाए लेट, फिर मुझे की अंग्रेजी हमने मी लगा दी। इस तरह से उसे हंसने दो, तो दो की अंग्रेजी लेकर आए लेट, फिर हमने उसने की अंग्रेजी लगा दी हिम। बाहर जाओ, तो हम जाओ की अंग्रेजी पहले लाए गो, फिर बाहर की आउटसाइड, है ना। तो इसी प्रकार से आ जाते हैं नीचे। तो ओपन द डोर, तो क्या अर्थ हो जाएगा, अर्थ पूछे तो ओपन मीन्स खोलो, क्या दरवाज़ा, दरवाज़ा खोलो, है ना। चलो अब अर्थ से कोई मतलब नहीं है पैसिव वॉइस में, बिना अर्थ से भी ना बना सकते हैं।
चलो तो बनाते हैं हम। तो कैसा नियम था हमारा, नियम याद रखेंगे। तो ओपन द डोर है तो पहले डोर को हम आगे लाएंगे। चलो पहले सीख लेते हैं ना, इधर आ जाते हैं, पहले सीख लेते हैं वाक्य को। चलो जैसे हमने कोई वाक्य लिखा, हरि को बुलाओ, तो कॉल दा तो लग नहीं सकता, नाम क्या है, कॉल हरि, कॉल हरि, एक वाक्य कॉल हरि। तो ये बना दिया हमने कॉल हरि, हरि को बुलाओ। तो इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो क्या करेंगे बताओ, ये क्रिया है, तो क्रिया से पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट होता था उसे उठा कहाँ लेकर आ जाते, आगे। तो हरि को आगे लेकर आ जाएंगे, हरि लाते थे, बोलो लाते थे नहीं लाते थे, खुद ही बताओ। हाँ भैया लाते थे। फिर क्या करते थे, मुख्य क्रिया से पहला क्या होता था, यहाँ पे एक सहायक क्रिया, किस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है। अगर वाक्य में सहायक क्रिया ना दी गई हो, वाक्य में सहायक क्रिया ना दी गई हो, तो क्या करते थे, सहायक क्रिया का स्थान छोड़ देते थे। फिर क्या लगाते थे, हम बी का प्रयोग करते थे नहीं करते थे, हाँ भैया करते थे। उसके बाद क्या है, काल, तो काल कौन सी फॉर्म लगाने, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा बेटे, कार्ड हो जाएगा। मैंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि भैया अगर बी का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद किया जाए तो बीच में कुछ ना कुछ बी को हटाते हैं, इजामार बाजवर का प्रयोग करते हैं। बताओ बोली थी नहीं बोली थी, आप बोलोगे जी सर बोली थी, बताओ। तो जब बोली थी अगर इस, तो क्या हम इस बी को हटा के इसकी जगह इजामार का प्रयोग करेंगे। तो कुछ बच्चे बोलेंगे जी सर करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो जो बोल रहे हैं जी सर करेंगे तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि बेटे ये हरि जो है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो बोलोगे कैसे नहीं है सब्जेक्ट, भैया आपने तो ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह लेकर आए। अगर हम इसे सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या वाक्य इम्परेटिव रह पाएगा, क्या वाक्य इम्परेटिव रह पाएगा, तो नहीं रह पाएगा। इस अर्थात इसे हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इम्परेटिव की परिभाषा यही है, ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट गायब रहता हो, जिसमें सब्जेक्ट ना दिया होता हो, कर्म से ही काम चलाया जाता हो, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हरि क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग किया जा सकता है, बेहिचक किया जा सकता है, इसलिए हम हरि के बाद बी का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात यहाँ पे जो खाली स्थान छोड़ा था इसमें कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात हरि बी कार्ड सही है। तो फिर अंतर क्या रह जाएगा, पता कैसे चलेगा, अगर वाक्य ऐसी हरि बी कार्ड ऊपर वाली बात ना दी गई हो, हरि बी कार्ड लिख दिया गया हो, तो कैसे पता करेंगे ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए हम इसका नियम बनाया गया है कि इसमें जो हम देने वाली क्रिया को और जोड़ देंगे, लेट शब्द का प्रयोग कर देंगे, किसका, लेट का, कि हरि को बुलाने दो, हरि को बुलाया जा रहा है, ये काल हरि, हरि को बुलाओ। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हरि को बुलवा दो, हरि को बुलवा दो, बुलाओ और बी कार्ड लगाया है तो बुलवाओ, पैसिव में अर्थ निकलेगा क्रिया को, है ना, इस तरह से। हाँ तो लेट हरि बी कार्ड। नहीं आया समझ में, दूसरा देख लो, रीड द ग्रामर, रीड द ग्रामर, तो बनाओ, तो द ग्रामर आगे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा ग्रामर। फिर क्या करेंगे भैया, क्रिया सहायक क्रिया तो होती नहीं है, तो क्या कर देंगे, सीधे सीधे बी लगा देंगे और रीड की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रेड। तो ग्रामर भी रेड, लेकिन ग्रामर को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो कोई से सब्जेक्ट समझ लेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रिया जोड़ेंगे जिसे कहते हैं हम लेट, क्या कह देंगे, लेट जोड़नी पड़ेगी, तभी ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ऐसी वर्ब लगानी है जिसके पीछे क्या लगता हो, ऑब्जेक्ट लगता हो, तो मैं लेट लगाएंगे हम रीड। अगर हम कोई और वर्ब लगा देंगे तो अर्थ में प्रभाव पड़ जाएगा। क्या मैं यहाँ पे टीच लगा सकता हूँ, गिव लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता ना। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ऐसी वर्ब का प्रयोग करना है जिससे वाक्य के अर्थ पे कोई दिक्कत ना आए, तो हम लेट का प्रयोग इस वाक्य में कर सकते हैं। तो लेट द ग्रामर बी रीड, ग्रामर को पढ़वा दीजिए, ग्रामर को पढ़वा दो, इस तरह से अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे किस तरह से पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस की बनाई जाती है। और मैंने बताया अभी कि बोर्ड की परीक्षाओं में से 7 सेट पेपर में पूछे जाते हैं, 7 तरह का पेपर बनता है, जिसमें से 2 तरह के पेपर में 2 पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंसों से ज़रूर आती है। तो आपकी किस्मत में अगर इंपरेटिव हो जाएगा तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो पाएगी, इसलिए सही पढ़ना बहुत ज़रूरी था। 2 नंबर तब पक्के हो जाएंगे इन 3 दिनों में। तो देखो पहले वाक्य, अब देखो सारे वाक्य हमने इस तरह से बनाए, कितने आसान, अब समझना। ओपन द डोर, ओपन द डोर, द डोर को आगे ले आए,
बिल्कुल आ गया भैया। ओपन, ओपन का लिख देंगे बी ओपनड। या तो ऐसे याद कर लो कि सही क्रिया नहीं है तो बी, या फिर ऐसे डायरेक्ट याद कर लो कि ओपन से पहले बी लग जाए, क्योंकि देखो बताने से रह गया था शुरू में। अगर हमने कोई क्रिया लिखी यहाँ पे जैसे गिव लिखा, तो गिव जो भी क्रिया होती है, देने की क्रिया क्या है गिव, पढ़ने क्या है रीड है, पढ़ने की रीड, नहाने क्या है बाथ, हंसने क्या है लाफ, है ना, ये क्रिया है। तो जो भी क्रिया हम याद करते हैं, जिस रूप में क्रिया को याद किया जाता है, वो क्रिया का सिंगुलर और प्लूरल में तो प्लूरल नंबर होता है। नंबर पूछा क्रिया का तो कौन से नंबर में लिखी जाती है क्रियाएं, हमारे प्लूरल नंबर में, सब बहुवचन में लिखी गई हैं इंग्लिश में, है ना। और वचन कौन सा है इनका प्लूरल, वचन कौन सा बेटे प्लूरल। और फॉर्म कौन सी है एक्टिव फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है वैसे तो, लेकिन सर एक्टिव फॉर्म भी, एक्टिव वॉइस में पूछे तो कौन सी फॉर्म है ये, एक्टिव पैसिव वॉइस में पूछे तो एक्टिव फॉर्म है। जब भी हम इसको पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं बी लगाते हैं। तो गिव से पहले क्या लगा देंगे वी, तो वी गिवन, रीड को वी रेड, वी वाथड, वी लाफ्ड। समझ में ये पैसिव फॉर्म बन गई क्रियाओं की। कौन सी फॉर्म बन गई, पैसिव फॉर्म बन गई। तो बस वही रूल यहाँ पर अपनाया गया है। कुछ बच्चों को समझ में अगर भैंसा आती है कि यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर यहाँ पर सहायक क्रिया देनी गई वाक्य में, तो बी का प्रयोग करेंगे, तो भैंसा समझ लो, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, भैंस समझ लो। और जो बच्चे डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ओपन एक एक्टिव फॉर्म है और ऐसा पैसिव बनाना, तो सीधे बी ओपन लिखना पड़ेगा। तो जैसा मन करे वैसे। लेट इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि इस वाले शब्द को ऑब्जेक्ट दिखाना है। ये ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब इससे पहले क्रिया हो, क्योंकि क्रिया के पीछे ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ना कि क्रिया से आगे। अगर लेट ना हो यहाँ पे तो ये ओपन से पहले क्या बन जाएगा तुम्हारा डू सब्जेक्ट, क्योंकि क्रिया से पहले लिखी हुई चीज़ सब्जेक्ट होती है। अब इसके आगे जैसे हम लेट लगा देंगे तो ये क्रिया के पीछे हो जाएगा, लेट के पीछे, तो ये क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है इंपरेटिव सेंटेंसों में, इसलिए ऑब्जेक्ट बना क्यों रहे हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए। टेक द गिलास, तो गिलास आगे आ जाएगा, द गिलास, बी टेक का बी टेकन, और लेट उससे पहले। अब डायरेक्ट लेट से पढ़ेंगे शुरुआत। रीड द बुक, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे लेट लगा देंगे, द बुक आगे आ जाएगा, रीड का बी रेड। वॉच दिस वीडियो अगेन, तो क्रिया के पीछे क्या है करता, कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है दिस वीडियो। तो ठीक है, पहले लेट लगा दो शुरू में, दिस वीडियो को आगे उठा लाए, दिस वीडियो बी वाच्ड, वाच का बी वाच्ड, और अगेन दे रखा था एक्स्ट्रा वर्ड, पीछे लगा देंगे एक्स्ट्रा वर्ड अगेन। आगे सर्व द कंट्री, तो क्या करेंगे लेट द कंट्री आगे आ जाएगा, सर्व का क्या बन जाएगा बेटे बी सर्व्ड हो जाएगा ना, नीचे वाले को छोड़ो अभी। आगे ओवे योर पेरेंट्स, तो ओवे के जगह क्या लगा देंगे लेट लगा देंगे, और योर पेरेंट्स आगे आ जाएगा, ओवे का बी ओवेड हो जाएगा। आ रही समझ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे पूछेंगे कुछ बच्चे भैया एक वाक्य ये बना के ये गलत नहीं, ये भी बेटा सही प्रयोग है, ये भी एक प्रयोग ये भी है इसका। देखो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है हमें, है ना, इसलिए मैं समझाता हूँ, थोड़ा टाइम देंगे इस वाक्य को। तो सर्व द कंट्री हमारा वाक्य है, सर्व द कंट्री देश की सेवा करो, तो लेट द कंट्री भी सर्व, देश की सेवा करवाओ, मतलब वही है, थोड़ा चेंज तो होता है अर्थ में, खुद ना करो करवाओ करता, तो देश की सेवा करवाओ, सर्व द कंट्री देश की सेवा करो, लेट द कंट्री भी सर्व देश की सेवा करवाओ। देखो वो वाली बात हम करेंगे नहीं कि भैया यू छिपा होता है, वो चलो छोड़ो, आगे कहानी है, वो टेंस में सीख लेंगे उन चीज़ों को, इसमें हम इसका प्रभाव नहीं डालेंगे। तो देखो कैसे, और वैसे बिना प्रभाव पता है बात चलेगी भी नहीं, है ना, नीचे वाला बात में यू कहाँ से आएगा पूछोगे फिर। तो इधर आ जाओ, समझ लो, जैसा हमने लिखा कम इन, कम इन, तो क्या अर्थ निकलेगा अंदर आ जाओ, है ना। रीड द बुक, किताब पढ़ो, टीच मी, मुझे पढ़ाओ, लिफ्ट द टेबल, मेज को उठाओ, है ना। तो मैं चार वाक्य लिखे, कम इन अंदर आओ, रीड द बुक किताब पढ़ो, टीच मी मुझे पढ़ाओ, लिफ्ट द टेबल मेज को उठाओ। तो ये चारों वाक्यों में तुम मुझे बताओ सोच के कि कम इन अंदर आओ, कौन अंदर आएगा, करता कौन है, हालांकि करता दिया नहीं गया, पहचानो, भावनाओं से पूछो कि बात किससे कही जा रही है। रीड द बुक किताब पढ़ो, कौन पढ़ेगा किताब। टीच मी मुझे पढ़ाओ, टीच मी मुझे पढ़ाओ, कौन पढ़ाएगा। लिफ्ट द टेबल टेबल को उठाओ, कौन उठाएगा। तो बताओ कौन उठाएगा। तो जो वक्ता बोल रहा है इस बात को, तो वक्ता ने तो बोल दिया, और जिससे बोल रहा होगा
वही तो उस काम को करेगा। बताओ, कम इन, अंदर आओ। कौन अंदर आया? तो वक्ता। मैं जिससे कहूँगा वही तो। तुम सब मेरे सामने बैठे हो तो मैं बोल रहा हूँ कम इन, तो क्या कहोगे? मैं बोला कम इन, अंदर आओ। किससे बोलूँगा? तुम सामने बैठे हो, तुमसे तो बोलूँगा रीड द बुक, किताब पढ़ो। बच्चों किताब पढ़ो, रीड द बुक। तो किससे बोल रहा हूँ? तुमसे बोल रहा हूँ, है ना। टीच मी, मुझे पढ़ाओ। किसे पढ़ाओ? मुझे। कौन पढ़ाएगा? तुम बच्चे पढ़ाओगे मुझे। लिफ्ट द टेबल, मेज उठाओ। कौन उठाएगा? तुम ही उठाओगे। तो अर्थात यहाँ पर कर्ता क्या छुप रहा है? यू, तुम कर्ता छुप रहा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, और आज्ञा सूचक में आज्ञा किसे दी जाती है? जो चीज़ वक्ता के सामने होती है, स्पीकर के सामने। स्पीकर मतलब वक्ता। तो स्पीकर के सामने जो भी प्राणी होता है जिससे वो स्पीकर आदेश दे रहा होता है, वही प्राणी क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट होता है ना। और सारे आगे सूचक वाक्यों में चूंकि सब्जेक्ट एक सा होता है, अर्थात सुनने वाला श्रोता होता है सब्जेक्ट, इसलिए श्रोता को हम सब्जेक्ट के स्थान यानी कि इस जगह हम नहीं लिखते हैं। यही आगे सूचक वाक्यों का नियम है कि बार बार यू लिखें। यू कम इन, यू रीड द बुक, यू टीच मी, यू लिफ्ट द टेबल। तो यू लगाम है, इसलिए यू को हटा दिया गया और एक नया प्रकार का डिजाइन बना दिया गया, ऐसा समझ लीजिए। तो यू को हटा दिया गया। तो यू ही लेकिन क्या होता है? वाक्य का कर्ता होता है। आगे समझ में सभी के? तो यू करता है। तो अगर हम पीछे अगर ओवे यो फ्रेंड्स है वाक्य, तो यू कहाँ लिखा होगा भैया? आगे। अपने माता पिता का कहना मानो। कौन मानेगा? तुम मानो। तो यू को हम पीछे इस जगह वाई यू भी कर सकते हैं। बोलो। तो यू को हम पीछे ओवेड वाई यू भी यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड से पीछे हम वाई इस जगह लेट द कंट्री बी सर्व्ड वाई यू, लेट द बुक बी रीड बाई यू। यहाँ बाई यू टेकन के आगे भी बाई यू लग सकता है, सारे वाक्यों में बाई यू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि लेट द गिलास बी टेकन, गिलास को लाओ बाई यू, तुम्हारे द्वारा। गिलास को लिखवाओ अपने द्वारा। लेट द बुक बी रीड, किताब पढ़वाओ किसके द्वारा? बाई यू, तुम्हारे द्वारा। तुम पढ़ो खुद किताब, ये मतलब हो जाएगा इसका। तो बाई यू भी चल जाता, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। तो देखो, जब यू वाला वाक्य आया तो देखो इस वाले वाक्य को सर्व द कंट्री, क्योंकि ये वाक्य सम्मान सूचक है, संस्कारात्मक है, ऐसा सम्मानात्मक है। सर्व द कंट्री, देश की सेवा करो, गौरव का विषय है। तो इस वाक्य में हम एक नया प्रयोग कर सकते हैं, ये वाला। इस प्रयोग को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सब वाक्य पर कोई अर्थ नहीं पड़ता। अगर ये मतलब अलग अलग राइटर होते हैं, पीएचडी करे, कुछ इंग्लिश के विशेषज्ञ कहते हैं यही सही है, कुछ विशेषज्ञ अपना मत देते हैं कि हम इस तरह भी पैसे बना सकते हैं, तो हम दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। एग्जामिनर तुमसे चाहेगा केवल पैसे वॉइस बना दो, आप इस तरीके से बना दो चाहे इस तरीके से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे वाला तरीका भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टीचर कहता है या दूसरे प्रोफेसर साहब जो इंग्लिश का निर्माण करते हैं, है ना, इंग्लिश को मान्यता देते हैं, उन्होंने एक नियम नीचे वाला भी दिया है। तो आपकी इच्छा कौन सा नियम मानो कौन सा ना। तुम पीएचडी करके दूसरी टीचर बन जाओ तो तुम तीसरा नियम ले आओ, तो मैं उस नियम को ही पढ़ा दूंगा। तो यू शुड बी सर्व द कंट्री, तो देखो कैसे बनाया इस वाले वाक्य को। तो करता तो यू है, तो हमने देखो यू आगे लगाया, हम शुड का साथ प्रयोग कर लेते हैं वाक्य को। यू शुड, आपको इतना प्रयोग करना हर वाक्य में। इस तरह का कोई वाक्य आता है तब यू शुड लगा देंगे, बाकी सब वही नियम है। सर्व का क्या कर दिया? बी सर्व। अब भाई यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद क्या आ सकती है बताओ? बी तो आएगी ना आएगी? सहायक क्रिया के बाद क्या आएगी? बी आएगी। बोलो। करता हमने यू को ही ले लिया यहाँ पे, हाँ बी। और सर्व का क्या बना दिया? सर्व्ड, थर्ड फॉर्म लगाते ही। ऑब्जेक्ट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट। अब ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट जो यू छिपा हुआ वो आगे ही आएगा यू से। तो ये बात याद रखने को। नीचे वाला वाक्य है तो हमने क्या बनाया? इसे यू शुड करा, यू को यहाँ लिखा, शुड को अपनी तरफ से लगाया और ओवे का बी ओवेड कर लिया। योर पेरेंट्स, अर्थ पर कोई चेंज नहीं पड़ा। ओवे योर पेरेंट्स, हमने इसका पैसिव बनाया। योर पेरेंट्स भी ओवेड, तुम्हारे माता पिता की आज्ञा मनवाने दो। अपने माता पिता की आज्ञा मनवाने दो, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, यहाँ पे मनवाओ या मनवाने दो, इस तरह से। किससे? बाय यू, अपने द्वारा ही। तो देखो हमने इस वाक्य को बनाया यू शुड बी ओवेड, तुम्हारे द्वारा आज्ञा मानी जानी चाहिए। तुम्हारे द्वारा आज्ञा मानी जानी चाहिए, तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए। योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की। तो अर्थ स्पष्ट है तीनों वाक्यों का, एक ही अर्थ है, चाहे उल्टा बोल लो चाहे सीधा करके बोल लो, अर्थ स्पष्ट है, इसलिए सारे वाक्य सही हैं, दोनों वाक्य सही हैं।
इसलिए सही है। क्या हम इस वाले वाक्यों में कर सकते हैं वॉच दिस वीडियो अगेन? बिल्कुल कर सकते हैं। लेट दिस वीडियो बी वॉच्ड अगेन, इसकी जगह हम कर सकते हैं यू शुड वी वॉच्ड दिस वीडियो अगेन। रीड द बुक तो कर सकते हैं यू शुड वी रेड द बुक। अगला है टेक द गिलास, तो यू शुड वी टेकन द गिलास कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा, और जो इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है शुड वाले वाक्यों का, वो मुख्यतः सम्मान सूचक वाले वाक्यों में, आदरात्मक वाक्यों में, सम्मानात्मक वाक्यों में ही इनका प्रयोग शुड वाले क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्या ऊपर वाले वाक्यों में करें तो क्या गलत होगा? जी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि 50% या 40% वाक्यों में करना सही रहेगा, लेकिन 100% इन्हीं वाक्यों में ही सही रहेगा। देश की सेवा करो, माता पिता का कहना मानो, बड़ों का आदर करो, है ना, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, तो यू शुड बी हेल्प द पुअर। तो ये इन वाक्यों में सही रहेगा, अन्यथा इस प्रयोग को ना करें। आगे समझ में देखो, एक और नीचे रहा है प्लीज वाला वाक्य। तो प्लीज गिव मी, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। प्लीज गिव मी सम फूड, तो प्लीज़ गिव मी सम फूड, तो ये वाक्य हमारा। तो देखो इसे कैसा बनाते हैं, तो कृपया वाले वाक्य की कृपया भी दिखाना है। अगर इस वाक्य को हम लेट सा बनाते हैं तो लेट कैसा बनेगा? मी आगे आ जाएगा, लेट मी गिव का क्या हो जाएगा? वी गिवन सम फूड, ये बनेगा। तो लेकिन क्या इसमें प्लीज़ का भाव आएगा? क्या इसमें प्लीज़ का भाव आएगा? तो प्लीज़ का भाव इस वाक्य में नहीं आएगा, है ना। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि प्लीज़ लेट के आगे लगा दें, प्लीज़ लेट मी गिवन सम फूड, कृपया मुझे कुछ भोजन दिलवा दो, तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ प्लीज़ लगा दें तो सही होगा। लेकिन इसका जो नियम बनाया गया है दूसरा, वो ये है कि प्लीज़ को ही हम यहाँ से हटा दें, और इसको हटाने के बाद क्या कर दें हम? यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लगा दें प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड। जैसे यू शुड करा गया तो ऐसे कर्ता को ही कर्ता के स्थान पर लिखें और करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे निवेदन किया जाता है ना। यू आर रिक्वेस्टेड, तुम निवेदनात्मक हो या तुमसे निवेदन किया गया है। टू गिव मी, मुझे देने का, सम फूड, कुछ भोजन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू तक ही याद कर लें, है ना। कुछ बच्चे टू याद भी ना करेंगे तो कुछ बच्चे जानते हैं कि भैया जब एक क्रिया को दूसरे क्रिया से जोड़ेंगे तो टू तो खुद भी आ जाएगा, है ना। तो याद कर लें कि प्लीज़ वाले वाक्यों में प्लीज़ को हटा दें, प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू कर लें। प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ को हटा दें और इसकी जगह क्या लिखते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो वाक्य पीछे लिखा हुआ है उसे भैंसा का भैंसा यहाँ पे लिख देंगे। बोलो आई समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल भैया आ गई हमारे समझ में। बोलेंगे तो नहीं भैया बिल्कुल बोलेंगे, है ना। तो देखो, तो प्लीज़ उलीज वाले वाक्य सब समझ में आ गए हैं, है ना। जिसके समझ में नहीं है वो दोबारा वीडियो देख लेगा। जी बिल्कुल। और मैं ना आज एक्सरसाइज में दूंगा। कल कुछ बच्चे वैसे दिक कर रहे थे, वो ना ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे कोई वाक्य लिखा हमने, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक वाक्य कि मैंने उनके कपड़े धोए, या उसने ही वाश्ड आवर क्लोथ्स, ये वाक्य है। तो कुछ बच्चे इसमें दिक्कत कर रहे थे कि आवर क्लोथ्स भैया आगे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आवर क्लोथ्स। ऐसे इस वाक्य को भी नहीं लेना चाहिए था मुझे, काटो इसे। जैसे ही इज वॉशिंग, अब सही है, ही इज वॉशिंग आवर क्लोथ्स, वह हमारे कपड़े धो रहा है। ही इज वॉशिंग आवर क्लोथ्स, वह हमारे कपड़े धो रहा है। तो कैसे बनाएंगे? आवर क्लोथ्स आगे आ जाएगा, आवर क्लोथ्स आ गया। इज क्रिया है, सहायक क्रिया, तो हम भी यहाँ इज लगाएंगे। तो कुछ बच्चे यहाँ पे इजे लगा देते थे, और फिर क्या करते हैं, इसके आगे बी लगाते हैं। अब बी के साथ कौन सी फॉर्म है? आईएनजी, तो क्या कर देंगे? विंग कर देंगे। और वाच का क्या कर देंगे? वाच्ड। भूल गए होंगे कुछ बच्चे, वह भूलो मत, याद रखो। सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते थे? बी। लेकिन जब बी लगाते थे तो बी को मुख्य क्रिया की फॉर्म के अकॉर्डिंग, मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म है? आईएनजी, तो बी के साथ क्या आ जाएगी? आईएनजी। तो वास की क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म, ये सबको पता है। और वाई हिम, तो वो गलती यहाँ नहीं करते थे, यहाँ सब कुछ सही था उनका, यहाँ भी सब कुछ सही था कि अवर क्लोथ्स आगे आ गया, लेकिन गलती ये थी वो ये भूल जाते थे कि क्लोथ्स माने कपड़े कई सारे हैं। जब कई सारे हैं तो क्या आ जाएगा? वर। तो रचना की मैंने एक्सरसाइज देखी, तो रचना ने क्या करा था इस जगह?
सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग ही कर दिया। जहाँ प्लूरल की जगह वहाँ सिंगुलर, सिंगुलर की जगह प्लूरल। विनय है, विपिन है, इन्होंने यही काम किया, उर्मिला ने भी यही काम किया। तो वो तो ये बच्चे अपने वाक्य को ज़रा चेक करें, ये गलती बिल्कुल ना करें, आगे से नहीं होनी चाहिए। देखो काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है, अब जल्दी से हम इन चीज़ों को निपटा देंगे। मैंने कुछ वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब कुछ फिक्स होती हैं। तो जब भी जैसा मैं नो वर्ब है ये, तो ये वर्ब हमारी एक्टिव फॉर्म में आती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसकी पैसिव बनाते हैं तो बेटे जब हम बाई लगाते हैं, जब आगे का सब्जेक्ट उठा के पीछे लेकर जाते हैं और सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाई। तो इस नो वाली वर्ब के साथ में तुम्हें बाई का प्रयोग नहीं करना, बल्कि बाई के स्थान पर तुम्हें टू लगाना। ये याद करनी है बस, केवल नो में याद कर लो। और दिक्कत एक इन सब में प्लीज़ में आएगी, प्लीज़। तो प्लीज़ ऐसी वर्ब है कि प्लीज़ के पीछे जब ऑब्जेक्ट लिखोगे तो बाई करके नहीं आएगा, वो विद करके ही आएगा। और बाकी जो भी ये हैं तो वो ये सब क्रियाएं पैसिव वॉइस में लिखी जाती हैं, तो स्टोरी में काम देंगी। जब स्टोरी में हम इन वाक्यों से संबंधित इन क्रियाओं से संबंधित कोई वाक्य लिख रहे होंगे तो उनके पीछे ये प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, है ना। नहीं समझ में आई तो मैं समझाता हूँ। जैसे हमने वाक्य लिखा आई नो हिम, आई नो हिम, तो क्या बनेगा, हिम को भैया ही आ जाएगा आगे। अब नो यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं है तो समझ जाएंगे ये वही जमार बाजवर का प्रयोग है भैया, सहायक क्रिया नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते थे हम, बी लगाते थे, और बी को बी की तरह नहीं लगा सकते क्योंकि बी से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है, तो बी को इजमार बाजवर में करते। तो तुरंत याद कर लो, जब भी जिन वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं होती हैं उन वाक्यों में इजमार बाजवर का प्रयोग होता है। अगर प्रेजेंट का वाक्य है तो इजमार, और पास्ट का वाक्य है तो बाजवर का प्रयोग। तो यहाँ सहायक क्रिया है ही नहीं तो क्या आएगा, जब इजमार आ जाएगा। तो देखो हमने ही के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, इस लगाते हैं क्योंकि प्रेजेंट का वाक्य है। और पहली वाली वीडियो में देखा होगा, जैसा नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख लेगा, ग्रुप में लिंक दिया गया है उसका ना। चलो तो नो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन होती है। बी का प्रयोग नहीं करेंगे, बी की जगह इज आ गया तो नॉन आ जाएगा, नॉन। फिर पीछे क्या आएगा, आई आएगा, क्या आता, बाई मी, क्या आता बेटे, बाई मी। लेकिन मैंने क्या लिखा है, टू मी। तो ये यहाँ पर फंसोगे पेपर में, जब वाक्य नो वाला आएगा बहुत पूछा जाता है, और हाँ आता है, ध्यान रखना। तो जब नो वाला वाक्य पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, बाई मी कर दोगे, क्या कर दोगे, बाई मी। लेकिन याद रखना क्या करना है, टू मी, क्या करना है इस जगह, टू मी करना है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। ऐसे ही प्लीज़ वाला वाक्य है, ही प्लीज्ड विद मी, तो मी कहाँ गया, आई आगे आ गया, मी का आई आ गया, सहायक क्रिया नहीं है, समझ गए। इजमार बाजवर का प्रयोग है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो क्या आएगा, बाजवर आएगा। आई के साथ क्या आता है, वाज आता है। और प्लीज़ का क्या थर्ड फॉर्म, प्लीज्ड ही खुद थर्ड फॉर्म है, ये भी प्लीज्ड आ जाए। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही है प्लीज्ड की। अब लेकिन ये नया ऑब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो क्या लिखते थे, बाई हिम करते, क्या करते, बाई हिम। लेकिन इसकी जो पीछे ये ली है ने, तो यही यहाँ पर रहनी है, विद हिम, ठीक है ना। तो याद रखना कि प्लीज अपने साथ विधि लेती है, इसके साथ कुछ और नहीं आना, विद आना। तो ये जो है ना, याद कर लेना कि अगर वाक्य में कहीं नोक आता है और नोक के पीछे हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ा तो हम ऐड ही लगाएंगे, अमेज के साथ ऐड लगाएंगे। लेकिन अमेज के पीछे मैं आश्चर्यचकित हो गया किसी घटना पे, किसी बात पे, किसी विचार पे, है ना, किसी रहस्य पे, मिस्ट्री पे, यानी रहस्य पे। तो अमेज के पीछे कोई मिस्ट्री का वाक्य आ रहा तो हम ऐड लगाएंगे। लेकिन किसी इंसान पर अमेज्ड हो गया तो भी ऐड ही चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सरप्राइज है ना, तो इन सभी को याद कर लेंगे। अगर कोई पैसिव वॉइस में ये वाक्य बनाने को आए, एक्टिव आए और इन्हें पैसिव बना रहे हैं तो याद रखेंगे इनके पीछे हम प्रेपोजिशन, इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है, टेंशन मतलब बस नो को याद करो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। नो को याद कर लो, प्लीज़ को भी मत करो, चलो नो ही नो याद कर लो। और एक नोक को देख लेना, नोक पेपर में आए हैं, और किसी को कुछ मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अमेज आश्चर्यचकित की है, सरप्राइज आश्चर्यचकित की है, एस्टोनिश आश्चर्यचकित की, तीनों आश्चर्यचकित की। तो आश्चर्यचकित के साथ तीनों के साथ ही क्या आया, ऐड आया। तो दिक्कत कहाँ बताओ, बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इतनी बात आगे समझ में। अब एक नियम रह गया था, बस लास्ट नियम, आधा घंटा पूरा होने वाला है, तो बस लास्ट नियम हो रहा है, इसे और देख लें और ख़त्म, 2 मिनट में और ये भी हो जाएगा। तो एक मैंने बताया था पहले भी कि बी, दे, पीपल, पुलिस, वन, अगर ये चीज़ें, अगर ये शब्द पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में प्रयुक्त हों तो इन शब्दों के ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाई के साथ न करें, अर्थात इन शब्दों को लगाएं ही नहीं जब तक वाक्य का अर्थ इनके बिना स्पष्ट हो जाता हो। नहीं होता हो तो करना पड़ेगा। नहीं समझ में आई, नीचे समझो। जैसे मैंने वाक्य लिखा, दे एट द मैंगोज,
तो आप द मैंगोज आगे ले गए भैया, बिल्कुल ले गए। साइक्रिया नहीं है तो हम बाजवर का प्रयोग समझ गए क्योंकि सेकंड फॉर्म में, तो मैंगो के साथ बल लगा दिया और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन हो गई। फिर पीछे क्या लगाते बेटे, बाई के साथ डैम लगाते नहीं लगाते, यहाँ बाई के साथ बाई डैम करते हैं। लेकिन नियम यही कहता है कि अगर ये वाले शब्द पीछे जाएं और पीछे ऑब्जेक्ट बन जाएं तो इन शब्दों की अंग्रेजी ना लगाएं, ये नियम कहता है। ये तुम्हें करना है। जैसा आगे है कि द पीपल लव देयर कंट्री, तो देयर कंट्री आगे आ गया, और लव प्रेजेंट इंडेफिनिट, साइक्रिया है नहीं तो ईचा मार का प्रयोग किया जाएगा। तो कंट्री एक वचन है, देयर को ना देखते हैं, मुख्य शब्द देखते हैं, देयर तो बहुवचन दिखेगा, लेकिन इससे देखते हैं मुख्य सब्जेक्ट को, एक वचन में साइक्रिया ई जाएगी, और लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, और बाय द पीपल, लेकिन पीपल का प्रयोग नहीं करना पीछे। अर्थ स्पष्ट है कि देश की सेवा करी जानी चाहिए, उनके देश की, किसके द्वारा, उनके द्वारा। वी शुड नॉट, अगर अर्थ स्पष्ट नहीं है कि हाँ भाई देश की, उनके देश की सेवा करी जानी चाहिए, किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा, तो भाई खुद अगर आर्मी आता तो हम बाई आर्मी लिखते, लेकिन लोगों के द्वारा, तो लोग तो देश की सेवा करेंगे ही, तो हम लोगों को लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वी शुड नॉट बीट हिम, हम उसे पीटना नहीं चाहिए, तो ही शुड नॉट बी बीटन, उसे पीटा नहीं जाना चाहिए, किसके द्वारा, कुछ है ही नहीं तो सबके द्वारा, सब कौन, हम, तो अर्थ स्पष्ट है, सब आ गए, बी में सब आती हैं और यहाँ भी सब आ गए, जब पता नहीं चल रहा किसके द्वारा, सबके द्वारा। और हमें वैसा क्या यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब होता है, कौन पीटेगा, कौन पीटेगा, पैसिव वॉइस में उसका मतलब है, कौन पीटेगा उसका मतलब नहीं है। मतलब भी रखना है तो भाई नहीं पता चल रहा सबके द्वारा, और बी भी कह रही है सबके द्वारा, तो बी का अर्थ स्पष्ट है, इसलिए हम यहाँ पर बायस का प्रयोग नहीं करेंगे। वन लव वंस कंट्री, हर कोई अपने देश से प्यार करता है, तो वंस कंट्री हर किसी का देश, इज लव्ड प्यार किया जाता है, किसके द्वारा, हर किसी का देश प्यार किया जाए, किसके द्वारा, हर किसी के द्वारा, तो वाई वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अर्थ स्पष्ट है कि हर किसी का देश प्यार किया जाता है हर किसी के द्वारा ही, तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखेंगे नियम जो है, बी, दे, पीपल, पुलिस, वन, इनका प्रयोग हमें नहीं करना होता ऑब्जेक्ट में। कब करना होता है, देखो मैं बताऊँ कब करना पड़ता है। पुलिस किसा पकड़ती है, बताओ, बोलो, पुलिस किसा पकड़ती है, क्या हुआ भैया, चोर को, तो सब पुलिस ने चोर पकड़ा, पुलिस अरेस्टेड, मैं बता देता हूँ वाकई द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो बनेगा द थीफ, थोड़ा सा और देखो लंबी हो रही है लेकिन ज़्यादा लंबी करेंगे, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये बनता क्या, यहाँ पर पुलिस का प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि चोर को कौन पकड़ता है, सामान्य तौर पर पुलिस ही पकड़ती है, तो वाक्य का अर्थ यहाँ तक भी स्पष्ट हो जाता है, चोर को पकड़ा गया, किसके द्वारा, पुलिस ही पकड़ेगी भैया, तो इसे पुलिस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पुलिस ही पकड़ती है आमतौर पर। लेकिन यही वाक्य होता कि पुलिस अरेस्टेड द रिच मैन, पुलिस ने धनीवान व्यक्ति को पकड़ा, चलो इसे बनाओ, तो द रिच मैन वाज अरेस्टेड, धनवान व्यक्ति को पकड़ा गया, धनवान व्यक्ति को पकड़ा गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा, तब धनवान व्यक्ति को तो पुलिस भी पकड़ सकती है, धनवान व्यक्ति को तो उसके पड़ोसी पकड़ सकते हैं, धनवान व्यक्ति को तो उसका परिवार वाले पकड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भैया, धनवान व्यक्ति को चोर भी पकड़ सकते हैं। अब देखो चोर तो बिल्कुल स्पष्ट बैठेगा, रिच मैन किसने पकड़ा, चोरों ने पकड़ा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि चोरों ने नहीं पकड़ा है, पकड़ा किसने है, पुलिस ने। अगर पुलिस नहीं लिखेंगे तो अर्थ गड़बड़ा जाएगा कि रिच मैन को किसने पकड़ा, तो समझ लेंगे चोरों ने पकड़ा, अर्थ अलग हो जाएगा, इसलिए पुलिस का प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो जब स्पष्ट करना हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी लगाई जाती है, इन शब्दों की अंग्रेजी लगाई जाती है। तो जो बच्चे समझ ही ना पाए कि किसका प्रयोग करा जाए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा आप बाय द पुलिस लिख देना, आप इन शब्दों को भी लगा देना जब पता ना लगे तो। और नॉर्मल अगर पता लग जाता है, नॉर्मल वाक्य है हम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना पता लगा तो बेटा इनकी भी अंग्रेजी तुम लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ तुम्हारी पैसिव वॉइस ख़त्म होती है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।